हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एडुग्रू साइंस पे। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम। हमने फर्स्ट पार्ट में कोयले के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अक्षय प्राकृतिक संसाधनों और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी पढ़ा था, और साथ में कोयले की हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि कोयला कैसे बनता है। आज की वीडियो में हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम, जैसा कि हमें पता है कि ईंधन के रूप में जो पेट्रोल है, पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों यानी कि हल्के वाहनों, जबकि बाइक हो गई, स्कूटी, कार, इनमें हम ज़्यादातर पेट्रोल का यूज़ करते हैं। लेकिन जो भारी मोटर वाहन होते हैं जैसे ट्रक और ट्रैक्टर, उनको चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डीजल का यूज़ करते हैं, डीजल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलता है, एक जीवाश्म ईंधन है। इसी से हम पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारे ईंधन जैसे आपका एलपीजी, ये सब हम इसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी से इनका संशोधन करते हैं, निकालते हैं। पर क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम भी कैसे बनता है, जैसे कोयला बनता है? पेट्रोलियम को भी हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि ये भी मृत जीवों के अवशेषों से बनता है। चलो हम जानते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कोयले का निर्माण कहाँ से हुआ था? वन में जो वनस्पति थी उनसे हुआ था। और पेट्रोलियम का निर्माण होता है समुद्र में रहने वाले जीवों से। जब ये जीव मृत हुए, जब ये जीव मर गए, इनका जो शरीर है समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। पेंदा मतलब शरीर, समुद्र का जो बॉटम था, जो तल था, उसमें जाकर इनका जो बॉडी थी, वो जो शरीर था, वो वहाँ जाके जम गए। और फिर धीरे धीरे इन पे रेत था मिट्टी की, तहों ने इनको ढक लिया, रेत और मिट्टी ने इनको कवर कर लिया, इनके ऊपर ढक दिया इनको। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से जो मृत जीव थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। यहाँ पे 3 परिस्थितियाँ होनी चाहिए। कौन कौन सी थी वो परिस्थितियाँ जिनके कारण जो समुद्री जीव थे वो किस में परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पहला है कि वायु की अनुपस्थिति, वहाँ पे कोई वायु या हवा नहीं होगी। अनुपस्थिति मतलब वहाँ पे मौजूद वो चीज़ नहीं है। उच्च तापमान और उच्च दाब, ये 3 परिस्थितियाँ थी जिनके कारण जो समुद्री जीव हैं मृत हुए, मर गए थे, जो वो किस में परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इन्हें भी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में, जैसे कोयले को लगते हैं। अब चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। अब आप एक चित्र देखिए, यहाँ पे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार को दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया है कि यहाँ पे देखो, ये आपकी ऊपर वाली ज़मीन है, ठीक है। इसमें वेल्स, कुएं खोदे गए हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? गैस और तेल को बाहर निकलते हैं। सबसे पहले आपकी ऊपर वाली ज़मीन है, फिर बीच में कुछ चट्टानें हैं, फिर गैस है, फिर तेल है और फिर जल है। आपने देखा होगा गैस और तेल दोनों ही जल से ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि तेल और गैस दोनों की जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो जल से कम होते हैं, इसीलिए ये पानी पे तैरते हैं, हल्के होते हैं पानी से, इसीलिए गैस और तेल दोनों ही क्या आपके पानी से ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? कहाँ ड्रिल किया गया था? पेनिसिल्वेनिया में। ये कहाँ पे? अमेरिका में। और कब हुआ था ये? कब प्रवेदित या ड्रिल किया गया था, इसको खोदा गया था? 1859 में। 8 वर्ष के बाद, 1859 के 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। उसके बाद कहाँ हुआ ये? भारत में। भारत में 8 साल बाद 1867 में असम में एक माकुम नाम की जगह है, वहाँ पे तेल का पता चला। भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है? असम,
गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसका परिष्करण जब हम करते हैं रिफाइनरी में, तो जो पेट्रोलियम है उससे क्या क्या हमें प्राप्त होता है। पेट्रोलियम कैसा होता है? गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब इसकी गंध हमें अच्छी नहीं लगती। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम का हम डायरेक्ट यूज़ कहीं नहीं करते, सीधा सीधा हम इसका प्रयोग कहीं पे भी नहीं कर सकते। यह बहुत सारे संघटकों का मिश्रण होता है। ये कौन कौन से संघटक होते हैं? पेट्रोलियम गैस इसमें होती है, पेट्रोल, डीजल जिनका हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये इन सब का मिश्रण होता है। और फिर हम इनको पहले क्या करते हैं? परिष्करण द्वारा इन संघटकों को अलग करते हैं, फिर हम इनका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। जब हम पेट्रोलियम से इसके संघटकों को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पृथक करना मतलब अलग करना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परिष्करण कहेंगे। और ये काम कहाँ होता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में होता है, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होगा। आपने मथुरा रिफाइनरी का नाम भी सुना होगा। तो ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हम पेट्रोलियम से इसके संघटकों को अलग करते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए हुए हैं। हम यहाँ पे टेबल देखते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम के अलग अलग संघटक हैं और उनके उपयोग बताए हुए हैं। सबसे पहले है आपका एलपीजी। आपने ये वाली गैस हम घरों में जो यूज़ करते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका प्रयोग हम घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। जो हमारी किचन में जो हमारे घर पे सिलेंडर्स आते हैं उसमें यही गैस होती है आपकी एलपीजी। सेकंड है पेट्रोल। पेट्रोल भी आपने देखा भी होगा और इसका यूज़ भी आपको अच्छे से पता है। मोटर ईंधन यानी कि गाड़ियों में इसका यूज़ किया जाता है। और शुष्क धुलाई के लिए विलायक का काम करता है। शुष्क धुलाई यानी कि आपने ड्राई क्लीनिंग का नाम सुना होगा, हम कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं, तो वो भी किससे की जाती है? आपकी पेट्रोल से। मिट्टी का तेल, पहले इसका यूज़ हम स्टोव वगैरह में, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डीजल, भारी मोटर वाहन, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे आपके ट्रक और ट्रैक्टर, उनको चलाने के लिए हम डीजल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विद्युत जनित्रों यानी कि जनरेटर्स को चलाने के लिए भी हम ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं। स्नेहक तेल, स्नेहन यानी कि तेल मीन्स लुब्रिकेशन ऑयल, जिसका प्रयोग हम बाइक वगैरह में भी करते हैं फॉर लुब्रिकेशन पर्पसेस, यानी कि चिकनाहट के लिए, गाड़ी के पार्ट्स वगैरह में या मशीन के पार्ट्स वगैरह में, और फ्रिक्शन कम करने के लिए हम स्नेक तेल का प्रयोग करते हैं। पैराफिन मोम, इसका प्रयोग हम मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि में करते हैं। बिटुमेन, बिटुमेन का हमने पहले भी प्रयोग पढ़ा था। ये पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये किसका संघटक है? ये आपका पेट्रोलियम का संघटक है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम पेट्रोलियम के बारे में और प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका उपयोग हम शायद डेली लाइफ में भी करते हैं और अदर चीज़ों में भी करते हैं, वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। इन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है। जो पदार्थ हम इनसे प्राप्त करते हैं उन पदार्थों को हम क्या नाम देते हैं? पेट्रो रसायन। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे हमने संश्लेषित रेशे पढ़ा था, वहाँ पे जो आपके ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था संश्लेषित रेशों के लिए, वो कहाँ से मिलता था? हमें पेट्रो रसायनों से प्राप्त होता था। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, ये हमने इन सब संश्लेषित रेशों के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ा है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इन सब के निर्माण में जो कच्चे माल के रूप में या स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में, आरंभिक पदार्थ के रूप में हम क्या है? पेट्रो रसायन का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पाद हेतु किया जाता है। नेचुरल गैस से भी यानी कि प्राकृतिक गैस से भी हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उस हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम उर्वरक, रासायनिक जो खाद है, उर्वरक जिन्हें हम बोलते हैं, खेतों में जिसका हम प्रयोग करते हैं, यूरिया, उसको बनाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक
महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम का, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहते हैं, इसके व्यावसायिक महत्व के कारण, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उद्योगों में यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। अब बात करेंगे हम प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्यों है? क्योंकि ये भी हमें मृत अवशेषों यानी कि मरे हुए अवशेषों और जीवाश्मों से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसे भी हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका जो परिवहन है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो सकता है, पाइप के द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। दूसरा, प्राकृतिक गैस को हम उच्च दाब पर इसका संपीड़न करके इनको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। सीएनजी आपने नाम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये सीएनजी की फुल फॉर्म है आपकी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये गाड़ियों में भी यूज़ होती है, कार में भी आपने सीएनजी वाली गाड़ी, सीएनजी वाली बस ऐसे सुना होगा, यानी कि वहाँ पे हम प्राकृतिक गैस का गाड़ी के अंदर ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और ईंधन के रूप में हम क्यों प्रयोग कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उस गैस को सिलेंडर्स में संपीड़ित करके भर लिया है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, ऊर्जा जनरेट करने के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में, अब इसका प्रयोग गाड़ियों में भी किया जाता है ईंधन के रूप में, क्योंकि यह कम प्रदूषण कार्य है। क्योंकि एक तो प्रदूषण कम करती है यानी कि पोल्यूशन कम करती है, और एक ये स्वच्छ ईंधन, प्रदूषण कम करेगी, तो ये कैसा ईंधन है? एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। सीएनजी का जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है या जो लाभ है इससे, वो यह है कि इसे घरों और कारखानों में हम डायरेक्ट जला सकते हैं। इसलिए जहाँ पॉसिबल है इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, वहाँ पे इसे पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल जो है सबसे पहले बड़ोदरा में और फिर दिल्ली के कुछ भागों में उपलब्ध हो चुका है। आपने कई जगह सुना भी होगा कि यहाँ पे जो गैस है वो पाइप के थ्रू आ रही है, तो वो आपकी कौन सी गैस होती है? जनरली सीएनजी वाली। इसका प्रयोग हम घरों में भी कर सकते हैं और कारखानों में भी कर सकते हैं और गाड़ियों में भी करते हैं। जो प्राकृतिक गैस है इसके भी कुछ यूजेस हैं। इसका उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। रसायनों यानी कि केमिकल्स, और जो आपकी खेतों में जो उर्वरक खाद वगैरह रासायनिक जो खाद जिसका हम प्रयोग करते हैं, उनके निर्माण में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, यह हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब बूझो पूछ रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं। फिर पहेली इसका जवाब देती है, नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है, यानी कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये बहुत धीरे धीरे बनते हैं। और इन बनने की जो परिस्थिति है, उच्च तापमान, उच्च दाब, वो हम प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं कर सकते। वैसी परिस्थितियाँ हम लेबोरेटरी में जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम लैब्स में अपनी प्रयोगशालाओं में नहीं बना सकते। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो थे जो कभी नहीं खत्म हो सकते, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले में हमने जीवाश्म ईंधनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा है। वन, खनिज, ये क्या है? ये सारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए क्या लगता है? लाखों वर्षों का समय लगता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। दूसरी तरफ इनका जितना भंडार हमें पता है अभी, वो बस आने वाले 100 साल तक और चल सकते हैं, वो भी तब जब हम इनका प्रयोग सोच समझ के करें। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इन ईंधनों के जलने के कारण हमें पता है, जैसे जब कोयला जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
इसी प्रकार जब आप पेट्रोल वगैरह, हम डीजल वगैरह इनका प्रयोग गाड़ियों में करते हैं तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं और ये गैसें क्या करती है, वायु प्रदूषण करती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इनका संबंध विश्व उष्ण से भी है। विश्व उष्ण का अर्थ है पृथ्वी के औसतन तापमान का बढ़ना, और ये किसके कारण हो रहा है, वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कब रिलीज होती है, जब हम जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं, उनसे जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमें ज़्यादातर ईंधनों के जलने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण विश्व उष्ण से इसका संबंध है। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो, तभी हम ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्ण का खतरा कम हो जाएगा और ईंधनों की उपलब्धता भी लंबे समय तक होगी। अगर हमने इनका प्रयोग सोच समझ के किया, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें मार्केट तक जाना है तो हम अपनी स्कूटी या बाइक का यूज़ ना करके पैदल जाएं, इस प्रकार रेड लाइट पे अपनी गाड़ी बंद कर दे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो वायु प्रदूषण को कम करेंगे। साथ में वायु प्रदूषण कम होगा तो विश्व उष्ण का खतरा भी कम हो जाएगा और हमारा पर्यावरण बेहतर बनेगा, पोल्यूशन भी कम होगा और ईंधन भी लंबे समय तक चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब आगे बढ़ते हम। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसे हम PCRA शॉर्ट में बोलते हैं, ये एक अनुसंधान संघ है, रिसर्च एसोसिएशन है, जो क्या करती है, लोगों को सलाह देते हैं कि गाड़ी चलाते समय हम किस प्रकार पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं, उसके तरीके हमें बताती है। तो पहला है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। हमें बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गाड़ी समान, अगर एक स्पीड में रखते हो या मीडियम स्पीड में अगर उसे चलाते हैं तो इससे आपका पेट्रोल डीजल बचता है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं या ट्रैफिक लाइट है काफ़ी लंबे टाइम की, 1 मिनट 2 मिनट की, तो हमें अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, जिससे भी आपका पेट्रोल डीजल बचता है। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी के जो टायर है बाइक वगैरह के, उनमें जो दाब है, प्रेशर है, वो हमें सही रखना चाहिए। उसका इफ़ेक्ट भी आपके ईंधन की खपत पे होता है। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, यानी कि उसका पोल्यूशन वगैरह, हमें ये सारी चीज़ें उसका ध्यान रखनी चाहिए। सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए। गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस करवानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी ईंधन की खपत पर और गाड़ी की एवरेज पर प्रभाव डालती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।